एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने नौशेरा सेक्टर में जमकर फायरिंग की है। इस दौरान मोर्टार का भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी आर्मी ने फौज की चौकियों के साथ साथ आम लोगों के घरों को भी निशाना बनाया है। वाज़ेह हो कि राजौरी के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में कई दिनों से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। इतवार को भी नौशेरा के डींग, कलाल, पानिया गांव में पाकिस्तान की जानिब से लगातार गोलीबारी जारी रही। इस बीच पाकिस्तानी फायरिंग की जद में आ रहे इलाकों से लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया गया। कोई मतलब इतने हम काम के लिए आए थे इधर, अभी घर में कोई पता नहीं कितनी फायरिंग गांव में, अब इतने गोले पड़ रहे हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं है इधर। हमको कोई इधर किसी का साधन नहीं, ना जाने का ना कुछ, कोई अभी तक इधर आदमी नहीं आया किसी ने मतलब हमारी मदद की। मेरा नाम सर अशोक कुमार है। हम तकरीबन 9 बजे के इधर फंसे हैं। 3-3.5 घंटे के करीब हो गया, अभी तो 4 घंटे होने वाले हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई हमारे को तुम्हारी अभी इधर आए हो, बाकी कोई आदमी नहीं इधर आया हमारे तरफ। तो हम लोग तकरीबन 9 बजे के यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। यह 9 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे, उसी टाइम यहाँ से फायरिंग स्टार्ट हो गई थी और 100 आरटी का फायर आ रहा है यहाँ पर। ठीक, हमारी भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है, हमारे बंकरों का कुछ करे। हमारे सरकार ने बंकर जो दिए हैं बहुत कम है, हमें बंकर और देने चाहिए। और जो बंकर दिए हैं वो भी ठेकेदारों को कहना चाहिए जल्द से जल्द बनाए जाएं। दफा 370 टूटने के कारण जो इतना बुखला गया है, इतना वो पजल हो गया कि मैं क्या करूं। बस दिन दहाड़े लोग जो जितनी सिविल जनता है उसको दिन दहाड़े परेशान कर रहा है की ओर से जो है लगातार जो है वो सीज फायर वायलेशन जो है वो की जा रही है। उसी सिलसिले में हमारा जो जितना भी एलओसी का एरिया है, कलाल, बाबा खोड़ी, डींग, ये सारा जो है अफेक्टेड हुआ है। तो जो डींग विलेज है वो खासकर वहाँ पे लोगों के घरों में आके जो है वो गोले गिरे हैं। तो उसी को चलते मैं मौके पे यहाँ पे आया हूँ और मेरे साथ हमारा जो पुलिस का बीपी बंकर है वो भी साथ में है। तो अभी तक जो जहाँ का है कि कोई भी किसी किस्म का जानी माली जो नुकसान नहीं हुआ है। हमारे नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ मौजूद हैं मजीद मालूमात देने के लिए। रमेश, एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी तेज कर दी है। सीज फायर की खिलाफ वर्जी तो पाकिस्तान लंबे वक्त से करता रहा रमेश, लेकिन हम देख रहे हैं तस्वीरों में और लोगों की जबानी समझ भी रहे हैं कि आजकल आए दिन गोलीबारी की जा रही है। मकामी लोग बेहद परेशान है। रमेश, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, आपसे जानना चाहते हैं। हाँ जी, आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की जो बखलाहट देखी जा रही है। पाकिस्तान ने रजौरी, पुंछ और कई इलाकों में कश्मीर में जो गोलाबारी काफी तेज कर दी है, जिससे गांव में एक काफी डर का माहौल पैदा हो गया और जो सीमावर्ती गांव हैं आगे उनका तो जीना काफी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो हमें मजबूरन जो अपने गांव भी छोड़ने पड़ेंगे। कल और आज जो नौशेरा सेक्टर में जो फायरिंग हुई है, लोग बड़ी मुश्किल से अपने जान बचा पाए। कई लोग तो जो एक पुलिया के नीचे कहीं घंटों तक जो वहां पे छुपे रहे, बाद में पुलिस ने आके बख्तरबंद गाड़ी में उनको रेस्क्यू किया। इसी तरह की घटनाएं काफी तेज हो गई और काफी गाँव में काफी लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। लोगों के मकान टूट रहे हैं, लोगों को अपना जान बचाना मुश्किल हो गया है। तो रमेश, क्या किया गया इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए? कोई इजाफी इंतजाम किए गए हैं? हालांकि फौरी तौर पर तो इन्हें बचा लिया गया बख्तरबंद गाड़ियों में, जैसे आपने बताया और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं लोग यहाँ। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि हमें तो ये पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किस वक्त फायरिंग शुरू हो जाए। लोग खेतों में काम कर रहे होते तो फायरिंग शुरू हो जाती है, बच्चे स्कूल गए होते तो फायरिंग शुरू हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाते हैं। आज जिला इंतजामिया रजौरी की तरफ से भी एक टीम वहां पे भेजी गई है और उन्होंने भी मायना किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन लोगों को वहां से शिफ्ट करके किसी सुरक्षित स्थान पर लाया जाएगा। जी, तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है। एलओसी के लोग बेहद परेशान हैं। बहुत शुक्रिया रमेश आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर। कंगाल पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि अब वो फंड जुटाने के लिए ऐसे फंडे अपना रहा है जिन्हें देखकर किसी का भी सर शर्म से झुक जाएगा। ये डांस गैर मुल्की कर्ज में गले तक डूबे पाकिस्तान के हुक्मरानों की दिमागी तौर पर भी कंगाल होने का सबूत है, जो मुल्क में पैसा लाने के लिए उन्हें बैले डांस करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुल्की सरमाया लाने के लिए डांस प्रोग्राम पड़ोसी मुल्क अजरबैजान की राजधानी बाकू में रखा।
बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में सरमायाकारी की बातें भी हुई, लेकिन बेली डांस इस पर हावी रहा। अब पूरा पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है, पूछ रहा है यही है क्या नया पाकिस्तान? पाकिस्तान ने अपना मजाक ऐसे वक्त उड़वाया है जब पैसे कमाने के लिए उसे चीन को गधे एक्सपोर्ट करने पड़ रहे हैं। सरकारी खर्चा घटाने के लिए पीएम इमरान खान अपने वुज़रा और अफसरों की मीटिंग में चाय बिस्किट मंगाने पर पहले ही रोक लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ईरान में बड़ा झटका लगा है। ईरान ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर लगाए गए हिंदुस्तान मुखालिफ बैनर को हटा दिया है। ईरान के मशाद में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर हिंदुस्तान मुखालिफ बैनर लगाए गए थे, लेकिन ईरान ने इन्हें हटवा दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस तरह के बैनर डिप्लोमेसी के खिलाफ है। ईरान ने पाकिस्तान से पूछा कि अगर वो सऊदी अरब में अपने एम्बेसी में अगर उसी के खिलाफ बैनर लगा दिए जाएं तो उसे कैसा लगेगा। वहीं कश्मीर पर दुनिया के हर बड़े मंच और बड़े मुल्कों से फटकार खा चुका पाकिस्तान अब यूएनएचआरसी में इस पर बहस के लिए दबाव डाल सकता है। आज से यूएनएचआरसी का सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा की हवा भारत ने मीटिंग शुरू होने से पहले निकाल दी है। जेनेवा में हिंदुस्तान जी जानिब से ट्वीट कर दुनिया को 370 हटने के बाद से हालात की सही जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में हर महाज पर हालात तेजी से आम हो रहे हैं। टेलीफोन सर्विस पूरी तरह से बहाल हो गई है, मोबाइल सर्विस भी तकरीबन बहाल कर दी गई है। वहीं गवर्नर सत्यपाल मलिक के मुशीर फारूक खान ने सहाफियों से बातचीत करते हुए पाकिस्तान की बुज़दिलाना हरकतों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वक्त रहते अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो शायद आने वाले वक्त में उसे सुधरने का मौका न मिले। बौखलाया पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे पर हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बनाने में लगा हुआ है, लेकिन उसे कहीं से भी कामयाबी नहीं मिल रही है। पाक परस्त दहशतगर्दों ने एक पोस्टर जारी कर लोगों को धमकी देने की नापाक कोशिश की, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने पाकिस्तान की हरकतों को लेकर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास अभी भी वक्त है कि वो अपनी इन हरकतों में सुधार कर ले, वरना ये मौका भी खत्म हो जाएगा। हरकतें हमेशा करता रहा और वो शायद अपने इंटरनल जो उनकी मुश्किलातें हैं उनसे अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए वो इस तरफ ऐसी ये हरकत कर रहा है। और अब सबको मालूम है कि भारतीय सेना इसका बहुत अच्छी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। साथ ही पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर को लेकर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा पर फारूक ने कहा कि प्रोपेगेंडा का जवाब हमारी सच्चाई दे रही है। जहां पर दिक्कतें हैं हम बताते हैं। पाक के प्रोपेगेंडा से हम ना तो डरने वाले हैं ना तो पीछे हटने वाले हैं। मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की इस प्रोपेगेंडा वार को बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं। और पाकिस्तान ने अभी तक जितनी भी कोशिशें की हैं किसी भी भारत के रिलेटेड मसले को इंटरनेशनलाइज करवाने की, वो हमेशा फेल हुआ है उसमें, और आइंदा भी वो उसी तरीके से फेल होता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के बारे में सब जानते हैं कि वो झूठ बोलने और झूठी बातों को फैलाने में हमेशा बड़ा खिलाफ कोई भी हिमाकत करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान की तरफ से ये सारी कोशिशें जो हैं घुसपैठ करवाने की, टेररिस्ट को यहाँ पे भेजने की, वो नई चीज़ नहीं है। वो अपनी कोशिशें करते रहते हैं और भारतीय सेना जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर देखभाल कर रही है वो सक्षम है, पूरी तरह से चाको चौबंद है और ऐसी किसी भी जो घुसपैठ का वो पूरी तरह मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। वहीं वादी के हालात पर फारूक ने कहा कि वादी के हालात आम हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और श्रीनगर में जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट जेएम शाहीन ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा
कि वादी में मोबाइल सर्विसेज को 12 से 13 दिन में बहाल किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुलाकात के दौरान लोगों को हो रही दिक्कतों के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने उनसे वादा किया है कि आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। देखिए, राज्यपाल से मिलने का जो मेरा आज का था, क्योंकि मैंने टाइम मांगा था गवर्नर साहब से, और कुछ चीज़ों पर खास करके जैसे मैंने कहा कि आपके प्रोजेक्ट्स बहुत इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं। आपका मोबाइल कनेक्टिविटी, जैसे मैंने कहा कि आपका जो फ्रूट ग्रोवर्स का मामला है, जिन्होंने अभी अपना मेवा वगैरह मंडियों में बेचना है, या बच्चों को बड़ी तकलीफें हो रही है यहाँ पर, और गवर्नर साहब ने एश्योर किया विद इन 12 डेज और 13 डेज ऑफ टाइम जो है मोबाइल कनेक्टिविटी आपकी वैली में चालू कर देंगे, और उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी बजात खुद काफ़ी अच्छे इंसान हैं और उन्होंने इस तकलीफ को समझा, जैसे मैंने उनको कहा। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के मजहब तब्दील करवाने की मुखालफत में आज बजरंग दल ने जम्मू में जोरदार मुजाहरा किया। इस दौरान पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए गए। अपने मुजाहरे के दौरान बजरंगी लीडर नवीन सूदन ने कहा कि इतना सब पाकिस्तान में सरेआम किया जा रहा है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, और वो मांग करते हैं कि इस मुद्दे को यूएनओ में उठाया जाए। सूदन ने कहा कि इस मसले पर बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक इदारा भी खामोश है, क्या उसे ज़्यादती नजर नहीं आती। सूदन ने मांग की कि इस मसले को जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उठाया जाए ताकि हिंदुओं पर ज़्यादती बंद हो। उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, हमारी सिखनी बहनों का वहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा है। मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो गैंग है जो अवार्ड वापस करता है, आज हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है, हमारी सिखनी बहनों के साथ वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, वो वापस करने वाला गैंग कहाँ है, वो ह्यूमन राइट कहाँ है, जो कश्मीर के अंदर जब हिंदू सैनिकों को पत्थर मारे जाते हैं। जम्मू में बिजली महकमे के गैर मुस्तकिल मुलाजिम की जानिब से मुजाहरा किया गया। अपनी देरीना मांगे, जिनमें कई महीने का मेहनताना और गैर मुस्तकिल मुलाजिमों को मुस्तकिल करना अहम मुद्दा है। उन्होंने चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर जोरदार मुजाहरा किया और अफसरान से मुतालबात पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने मुतालबात के पूरा न होने पर पुरतशद्दुद मुजाहरा करने का इंतबाह किया। 50% पैसे जहाँ पहले भी रिलीज़ हुए थे, अब 25% और रिलीज़ हुए, लेकिन हम लोगों को नहीं दिए जाते। वो हमारा दूसरा पार्ट जो डेली वेजर है उनको दिए जाते हैं। और आज हमने चीफ साहब से बात की, चीफ साहब नीचे आए और चीफ साहब ने इन लड़कों को आश्वासन दिया है कि मैं आपको ये बेसिस जो है इसमें आपको भी बेसिस दूंगा और कैजुअल लेबर को एक ही सैनिटी बनाऊंगा, कैजुअल लेबर। और दूसरी बात यह है कि हमारे साथ 11-12 वाले रेगुलर हो गए, उन्होंने ज्वाइनिंग भी डाल ली, और हम लोग आज भी नारेबाजी कर रहे हैं पिछले 10 साल से कि हमें बेजिस दी जाए, लेकिन हमारी बेजिस जो हमें आज भी नहीं मिल रही। बढ़ते हैं आगे। जिला उधमपुर के इलाके में वाक़ हाई स्कूल थानीधर के सैकड़ों तलबा और तालिबात, उनके वालिदैन के साथ साथ गाँव वाले की जानिब से महकमा तालीम और चीफ एजुकेशन ऑफिसर के खिलाफ सहूलियात की अदम दस्तयाबी को लेकर एक जोरदार मुजाहरा किया गया। तलबा ने गाँव वालों के साथ मिलकर जम्मू श्रीनगर हाईवे को जिला उधमपुर के इलाके सिमरौली में जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि प्रॉपर स्टाफ को जल्द बहाल किया जाए। बसूरत दीगर हमारे मुतालबात की गैर तकमील तक मुजाहरे जारी रहेंगे। मांग करते हैं कि हमारे स्कूल में टीचर आओ। किस तरह से पढ़ते हैं? क्या बनना है, हमारे स्कूल टीचर नहीं है। अभी 1 महीना पहले मैं गया तो मैंने बोला भाई जो हमारे गांव के जो टीचर आपने बाहर लगाए हुए हैं उनको ही वहाँ पे लगा दो। तो जब ये टीचर लगाए गए इन्होंने, तो सीईओ ने ऑर्डर, जो फ्रॉडी ऑर्डर था वो वाई हैंड मुझे दिया। मैंने एक बंदे को यहाँ से जेडीओ ऑफिस में भेजा, जेडीओ ऑफिस का क्लर्क उसको। उधमपुर के भट्टल बालियां इलाके के लोगों ने बिजली कटौती को लेकर महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके के सरपंच मनमोहन रैना ने कहा कि बिजली की कटौती की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज का जो हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा है, प्रोटेस्ट रखा है, वो इस विषय में रखा है क्योंकि हमारा जो एरिया भट्टल बालियां है वहाँ पे जो बिजली की कटौती जो है लगातार 5-5 मिनट के बाद, 10-10 मिनट के बाद 24 घंटे में से 200 बार बिजली कट हो रही है। और साथ में जो बिजली आ रही है उसकी इतनी फ्लक्चुएशन है कि 1 मिनट में उसकी 400 वोल्टेज चली जाती है, 1 मिनट में उसमें 10 वोल्टेज आ जाती है। हम बिजली डिपार्टमेंट से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो बिजली दें, प्रॉपर वे से बिजली दें। और हमारी जो लाइन जानीपुर वाली जो लाइन लगाई है, जब से ये जानीपुर वाली लाइन लगाई है, जज्जरकोटली वाली लाइन लगाई है, तब से हमें इतना मुश्किल हो रहा है लाइट का। और हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी पहले की लाइट थी, ये पिछले साल
क्यालू साहब जब एक्सीडेंट थे उन्होंने ये लाइट चेंज की थी, जबकि हमारी रामनगर लाइन चलती थी उसमें हमें अच्छी लाइट मिलती थी, उसमें कोई। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में पीर की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.0 दर्ज की गई। हालांकि इससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। डोडा के एसएसपी मुमताज अहमद के मुताबिक जलजला सुबह 8:04 के आसपास आया। इसके झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। झटके लगते ही भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ में लोग घरों से बाहर निकल आए। महकमा मौसमियात के तर्जुमान का कहना है कि जलजले का मरकज भद्रवाह, हिमाचल प्रदेश सरहद के करीब था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने के बाद सिविल इंतजामिया, पुलिस और नीम फौजी दस्तों की जानिब से फिरका वाराना हमाहंगी और अमन बनाए रखने के लिए राजौरी में एक पैरामिलिट्री फोर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल इंतजामिया, राजौरी और आर्मी के अफसरान मौजूद थे। आर्मी के 25 डिवीजन के मेजर जनरल एच धर्मराजन इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। उन्होंने राजौरी में फिरका वाराना हमाहंगी और माहौल साजगार बनाए रखने के लिए अफसरान और जवानों की कारकर्दगी की तारीफ की और कहा कि आगे भी इसी तरह से मिलकर काम किया जाएगा ताकि इलाके में अमन और नज़्मो नस्क पूरी तरह से कायम रह सके। इस मौके पर एसएसपी राजौरी जुगल मनहास, जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी एजाज अहमद असद के साथ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एक ही अम्ब्रेला के नीचे सबको यहाँ जमा किया है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जेल के पुलिस हो, चाहे हमारी फौज हो और मुख्तलिफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिनमें आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपी है, एसएसबी है, आरएएफ है और भी जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सबका एक साथ इकट्ठे होना और इस्लामिक सेशन के तौर पर इकट्ठे होना मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम कदम है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है वो मेंटेन रही। और कभी जब सेक्शन 144 यहाँ पे लगाया जाता है उस समय पे जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, सबसे पहले लेटर बाय लेटर लेते हैं आर। सबसे पहले आप लोगों को हर समय पे रिव्यू करते रहना चाहिए। आप लोगों को जो सिचुएशन है बार बार चेक करते रहना चाहिए कि सिचुएशन, माहौल किस तरीके से इवॉल्व हो, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को फोकस रखना है, किस तरीके से अटेंड करना है अलग अलग एक्शंस को, हमारा सिचुएशन, हमारा डिप्लॉयमेंट, हमारा एक्टिविटीज़, उसकी तरफ से क्या कार्रवाई करना चाहिए। आप लोग बहुत डिटेल में हमेशा देखते रहते हैं, फिर भी बार बार रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। और पुंछ के सुरनकोट में हर साल की तरह इस साल भी करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ शहीद होने वाले 72 शहीदों की याद में ताजिया मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया। इसमें तहसील भर से हजारों की तादाद में शिया तबके के लोगों ने, बच्चों ने और नौजवानों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। मुहर्रम का मातमी जुलूस इमाम बारगाह सुरनकोट से सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच दोपहर 1 बजे से निकाला गया, जो कस्बे के बाजारों और चौराहों से होते हुए हाड़ी मोहल्ला पहुंचा। लेकिन इतना अजीमुशान जुलूस इन साल का रहा है कि जितना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसमें हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब ने हद से ज़्यादा तावन किया है और यहाँ की इंतज़ामिया ने, एसडीएम साहब ने, दीगर जितने भी लोग हैं, एसडीपीओ साहब हैं, सब ने बहुत अच्छा तावन दिया। और ख़ुसूसन वो लोग जो बाहर से जुलूस में तशरीफ लाए, दूर दूर से छोटे छोटे बच्चे, सब उनने बहुत तावन दिया है। यहाँ की अंजमन ने भी बड़ी मेहनत की है इसमें और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ख़ुसूसन जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने उलमा हजरात आए हैं। वहीं लेह में 8वीं लद्दाख मैराथन का इनेकाद किया गया। 4 कैटेगरी में हुई इस मैराथन में 26 ममालिक के 5500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। लद्दाख मैराथन दुनिया की सबसे ऊंचाई पर होने वाली रेस है। और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। लोग हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर की लिखी दवाओं को मेडिकल स्टोर से खरीदकर इस्तेमाल करते हैं। कई बार दवाएं काफी महंगी होती हैं, खासतौर पर संगीन बीमारी में इलाज और दवाइयों का खर्च उठा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार ने आवाम के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू की है। इस मंसूबे का मकसद लोगों को सस्ती कीमत पर दवा मुहैया कराना है। लेकिन जम्मू से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और तय कीजिए कि क्या जमीनी सतह पर इस मंसूबे का फायदा लोग उठा पा रहे हैं
और अगर नहीं तो क्यों? मेडिकल साइंस ने दौरे हाजिर में खूब तरक्की की है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारे मुल्क में लाखों लोग महंगी दवाओं की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में एनडीए सरकार ने कई कदम तो उठाए, लेकिन क्या उनका फायदा लोगों को मिल पा रहा है? इस सवाल का जवाब है नहीं। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की बात करते हैं, जिसका मकसद लोगों को सस्ती कीमत पर दवा मुहैया कराना है, लेकिन जम्मू के ये मरीज और तीमारदार इस मंसूबे का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लोग अब भी परेशान हैं। देखो जी, अब हमें हमारी लड़की और टेंशन में है, उसकी दवाई लेने आए हैं, जो कि हमें इधर कहीं नहीं लग रही। मोदी की दुकान खुली है, मगर वो कह रहे हैं इसमें साल्ट नहीं लिखा हुआ। तो हमें अभी हम तो अनपढ़, हमें क्या पता भाई साल्ट क्या नहीं। मगर आधी दवाइयाँ दूसरी दुकान वाले ने दे दिए, तो एक दो दवाई शार्ट है, वो हमें अंदर बाहर कोई भी नहीं, खाली पर्ची दे, खाली कागज की पर्ची बना कर दी, उस पर कोई दे नहीं रहा। शॉर्ट लिखना चाहिए, हाँ, सो उसको लिखना चाहिए, और उसने लिखा नहीं, उसने सीधी चिट्ठी दिया, मुझे क्या इसमें कसूर? परेशानी है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों और प्राइवेट दवा की दुकानों के बीच का फर्क इन दोनों तस्वीरों से आपके सामने है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाएं मिलती हैं, तो यहाँ भीड़ ज्यादा होनी चाहिए थी और प्राइवेट दुकानों पर भीड़ कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? ये पता करने के लिए जब हमने छानबीन की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। लोगों का कहना है कि वे मजबूरी में प्राइवेट दुकानों से दवाएं खरीदते हैं, क्योंकि जन औषधि केंद्र पर डॉक्टर की लिखी हुई दवा नहीं मिल रही। डॉक्टर्स को साल्ट के बारे में लिखना चाहिए, लेकिन ट्रेडमार्क भी मस्ट है। कोई जनरल दवाई आ जाए और उसको वो इंटरनेशनल कंपनी के हिसाब से महंगा करके बेचा जाए, वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स को सबको वो जो है साल्ट ही लिखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ने ये योजना बनाई है, इसका लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस डॉक्टर ही करेंगे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और डॉक्टर साहिबा ने जो हमें दवाई लिख के दी है, हम तो यहीं जाएंगे ना, प्रिस्क्रिप्शन पे जो लिखा गया हम यहीं मांगेंगे उनसे। जहाँ तो डॉक्टर को गाइड किया जाए, जेनरिक मेडिसिन जो नाम है वही लिखे। वो पहले पत्ता लाओ, फिर वो साल्ट देखेगा या गूगल में देखेगा। और ये दवाई ऐसी चीज़ है, इसको एक दो दिन को डिले तो कर नहीं सकते, आज खानी आज ही खानी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमने ये भी पता करने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि डॉक्टर की लिखी दवाएं जन औषधि केंद्रों पर मिल नहीं पा रही। इसके लिए हम पहुंचे जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र पहुंचने के बाद चीजें साफ होने लगी। जन औषधि केंद्र पर मौजूद फार्मासिस्ट से बात करने पर पता चला कि ज्यादातर डॉक्टर पर्ची पर दवाइयों का ट्रेड नाम लिखते हैं, जिसकी वजह से उनकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। जबकि सरकार की हिदायत है कि पर्चों पर दवा के नाम के साथ सॉल्ट का नेम भी दर्ज करना होगा, ताकि ट्रेड नाम अलग होने पर भी जरूरी दवाएं मरीजों को मिल सकें। जिस दिन से जन औषधि लॉन्च हुई है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उस दिन से दिस इज़ द फर्स्ट वेरी काउंटर। कश्मीर में भी तब नहीं खुले थे, जम्मू में भी तब नहीं खुले थे। ये पहला काउंटर है जो जन औषधि का जो बाहर मार्केट में खुला। सर, लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेडिसिन जो है कि सॉल्ट देखें आप। अब लोग भी ट्रेड नेम देखते हैं, जैसे पेंटा ऑफ डीएसआर मांगा तो पेंटा ऑफ डीएसआर ही वो बोलते हैं हमें चाहिए। ये स्टार्टिंग में अभी प्रॉब्लम तो होएगी, जैसे कि डॉक्टर अगर सॉल्ट सीधा ट्रेड नेम लिखेगा तो ट्रेड नेम हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ सॉल्ट ही अवेलेबल होती है। अब आस्ते आस्ते हमारे जैसे हमें सुपरिटेंडेंट सर ने सबको उनको बोला हुआ, डॉक्टर को भी बोला हुआ है कि आप सिर्फ सॉल्ट लिखा कीजिए। अभी जैसे जैसे सॉल्ट लिखेंगे वैसे वैसे दे देंगे माला। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना खोली गई है, ये लोगों के भले के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए, गरीब क्या, अमीर क्या, मध्यम वर्गीय क्या, सभी खरीद सकते हैं। और यहाँ दवाइयों का जो बाज़ार की मार्केट से प्राइवेट दूसरी दवाइयों से जो फ़र्क है, 80% से लेकर 150% भी है। ऐसी दवाई भी है जो बाज़ार में अगर 120 रुपये में स्ट्रिप मिलती है 10 टेबलेट की, तो यहाँ सिर्फ 15 रुपये में मिलती है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर निजी दुकानों पर मिलने वाली दवाओं के मुकाबले सस्ती दवाएं मिलती हैं, लेकिन सॉल्ट नेम ना होने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाती और मरीजों को सस्ती दवा नहीं मिल पाती।
तीमारदारों और जन औषधि केंद्र पर मौजूद फार्मासिस्ट की माने तो कई डॉक्टर हिदायत के बावजूद सॉल्ट नेम नहीं लिख रहे हैं। इसकी एक वजह दवा कंपनियों की जानिब से मिल रही कमीशन की रकम भी मानी जा रही है। सर हम आते हैं दवाई लेने, इधर सस्ती दवाई मिलती है इसलिए अंदर से दवाई लेने आते हैं, डॉक्टर दवाई लिखते हैं और सॉल्ट नहीं लिखते हैं, फिर जाना पड़ता है दोबारा, उधर से नहीं मिलती है, वो बोलते हैं दूसरी दुकान से लाओ।